हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम व्याकरण में संधि लेकर के आए हैं, यानी संधि पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और आज हम संधि के बारे में बताएंगे। संधि के बारे में थोड़ा एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग। संधि का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में किया है। पहले वाले पार्ट में हमने संधि से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। सेकंड वाले में उसके भेदों के बारे में बताया है। और थर्ड वाले में जो है हमने विसर्ग संधि के बारे में, यानी जो अंतिम इसका जो है संधि का पोर्शन है, उसको बताने की कोशिश की है। तो आप लोग एक एक करके, और इसको वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हमने इसको छोटा छोटा करके बनाया है, जिससे आप लोगों को अच्छे से जो है देख भी सके और जानकारियाँ भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संधि का मतलब होता है मेल। जैसा कि आप लोग व्यवहार में देखते हैं, जब दो लोगों में मिलाप होता है तो क्या होता है, संधि होती है। इसी तरह से जो है संधि का मतलब होता है मेल। यहाँ मेल किसका होता है, इसको आप लोग समझिए। व्याकरण में जब शब्द का निर्माण होता है तो जो है शब्दों का मेल होता है या तो वर्णों का मेल होता है। जब हम समास पढ़ेंगे तो समास में शब्दों का मेल होता है, लेकिन जब हम संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ वर्णों का मेल होता है। थोड़ा इसकी परिभाषा आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ध्यान से दीजिएगा, देखिए सुनिएगा आप लोग। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसको आप लोग एक उदाहरण समझिए। अब थोड़ा सा इसको एक और समझ लीजिए कि दो वर्णों का मेल, यानी कौन से दो वर्ण हैं जो मिल करके जो है उसमें विकार यानी परिवर्तन होता है और वह संधि बन जाता है। तो देखिए एक उदाहरण दे करके हम आगे इसको बताते हैं आपको। जैसे शिव धन आलय, ठीक है। शिव धन आलय बराबर क्या हो जाता है, शिवालय। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने बताया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण कौन कौन से जुड़े हैं, यानी इसको हम दो शब्द मान लेते हैं। एक शब्द, दो शब्द, यानी दोनों शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी इसमें अ छिपा हुआ है। जैसे आप वह बोलोगे तो इसका उच्चारण अ की तरह होता है। जब लास्ट में बोलोगे तो लास्ट में जैसे ये सुनाई देता है कि अ इसमें हो रहा है, अ और आ यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं। यही विकार है, विकार यही है। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ करके उसमें एक विकार उत्पन्न हुआ, जो कि आ के रूप में हुआ, और यह जो है आगे चलकर शिवालय के रूप में जो है शब्द का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए अ और आ मिलकर के आ बनता है, ठीक है। ये शिवालय हो गया। और यहाँ पर आ नहीं लिखा गया है, आ बनता तो है लेकिन यहाँ पे आ का प्रयोग नहीं किया, बल्कि ये मात्रा लगा दी गई है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले बताया था, जब वर्ण पढ़ा रहे थे तो बताया था कि स्वरों की मात्राएं लगती हैं, स्वरों की मात्राएं लगती हैं, और मात्राओं के द्वारा ही, जैसे कि हमने इसके पहले और भी बताया था कि व्यंजन जो बनता है वह स्वरों की सहायता से चलता है। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से चलता है। तो स्वरों की मात्राएं लगती हैं, इसका उदाहरण यही है। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा आप पीछे चल करके एक बार देखिए। अ से लेकर के औ तक 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, लेकिन मात्राएं कितनी लगती हैं, इसमें 10 मात्राएं लगती हैं।
मात्राएं का मतलब आप लोग समझिए, क्योंकि अ की जो है कोई मात्रा नहीं होती है। अ की जैसे अब क लिख दिया जाए तो इस पर कोई मात्रा नहीं है, जबकि इसमें अ छिपा हुआ है, तो अ की कोई मात्रा नहीं लगती है। बाकी जो है 10 जो बचे हैं उसमें जो है मात्राएं लगती हैं। मात्राओं का मतलब ये है, अगर कह दिया जाए कि छोटी ई की, इसमें ई है, यानी ये ई है, यानी ई की मात्रा लगी हुई है। बड़ी, अगर बड़ी ई कह दिया जाए, इस तरह से कह दिया जाए तो बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। कु, ठीक है। बड़ा ऊ कह दिया जाए तो बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। इसके बाद छोटा ऊ कह दिया जाए छोटा ऊ। यानी ये जो लगे मात्राएं लगी हुई हैं ये स्वर है, ये स्वर है। तो अब आगे आप लोग समझिए इसको जो है। संधि में क्या होता है, दो वर्णों को का मेल होता है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों वर्णमाला में हैं। स्वरों की संख्या 11 है जो है, इसके लिए एक अलग संधि बना दी गई है, एक अलग पार्ट कर दिया गया है। इसके बाद व्यंजन वर्णों में जो हमने एक साथ पढ़ाया हुआ है, व्यंजन वर्णों को भी एक कैटेगरी में रख कर दिया गया है। इसके बाद विसर्ग संधि को जो है एक नया इसमें जो है संधि के पार्ट के रूप में जोड़ दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से और समझिए। अब बात करते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के भेद बताएंगे तब आप लोग और क्लियर हो जाएगा। संधि के भेद, देखिए वर्णमाला के आधार पर, शब्दों के आधार पर संधि के जो है 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला आप लोग देखिए, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब होता है कि अ से लेकर के औ तक जो 11 वर्ण है, इसी की चर्चा इसमें की गई है। व्यंजन, व्यंजन संधि का मतलब होता है कि जो क ख ग घ आप लोग पढ़ते हो वही सब जो है व्यंजन में आते हैं। विसर्ग का मतलब होता है कि जो इस तरह से होता है। विसर्ग संधि का प्रयोग अधिकतर, विसर्ग संधि से, विसर्ग से संबंधित अधिकतर शब्द जो है संस्कृत में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो विसर्ग जहाँ पर लगता है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि का भी प्रयोग किया गया है, यानी इसको इसका एक पार्ट के रूप में यहाँ पर रखा गया है। आज हम स्वर संधि के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद हैं उसके बारे में पहले हम लोग हम बताते हैं, इसके बाद उसकी पार्ट के बारे में बताते हैं। चलिए, स्वर संधि। संधि के तीनों भेदों में सबसे पहली संधि है स्वर संधि। स्वर अर्थात इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अ से लेकर के औ तक जो 11 वर्ण हैं यही जो है स्वर संधि है। स्वर संधि में, स्वर संधि को 5 भागों में बांट दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्वर संधि के 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, अभी एक एक करके हम अच्छे ढंग से बताते हैं। दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां जो है अयादि संधि।
कितने भेद हैं? यानी 5 भेद हैं, 5 भेद है। स्वर संधि के 5 भेद हैं और इन पांचों का संबंध जो है सीधे अ से लेकर के औ तक, यानी सीधा संबंध है उनका अ से लेकर के औ तक। उसी में ये पांचों को अ से औ तक के जो वर्ण से जो संधि शब्द बनते हैं उसी से संबंधित सारे इसके भेद किए गए हैं। बहुत आसान है, बहुत कठिन है एकदम बिल्कुल नहीं है। आप लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे और यहाँ पर समझने के बाद और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। ये 5 हैं, आप लोग ऐसे पहले याद कर लीजिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। आज हम दीर्घ संधि पढ़ाते हैं, बाकी संधियों को जो है अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पढ़ाने से पहले हम आपको एक बताते हैं आप लोगों को वर्णों के बारे में, स्वर वर्णों के बारे में। जैसे देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या बड़ा, कैसे बड़ा? देखिए, बड़ा वो खाने वाला बड़ा ना समझिए आप लोग। जो बड़ा मतलब इसकी जो है क्षमता बढ़ जाती है, उसको बड़ा कहते हैं। मात्राएं यहाँ पे बड़ी हो जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर मात्राएं, यानी दीर्घ संधि होने के बाद जो है वर्णों की मात्राएं बढ़ जाती हैं। दीर्घ संधि में यहाँ पर जो है इसी की चर्चा होती है, यहाँ पर इसी की चर्चा होती है। अब आप लोग समझिए कि इसकी थोड़ा सा परिभाषा समझिए, ठीक है। दो सजातीय वर्णों को, दीर्घ संधि का मतलब होता है दो सजातीय वर्णों के मेल से बने शब्द जो है दीर्घ संधि कहलाते हैं। सजातीय स्वर क्या मतलब होता है? देखिए, इसमें यही है कि जब अ के बाद अ या आ आए, ई के बाद बड़ी ई या छोटी ई आए, उ के बाद या बड़ा उ के बाद जो है छोटा उ या बड़ा उ आए, री के बाद री आए, तो दोनों मिल करके बड़ा हो जाते हैं। सजाती का मतलब एक ही कैटेगरी की, यानी ये एक ही, यानी एक तरफ अगर अ या आ रहे तो दूसरी तरफ भी अ या आ रहे, ये एक सजाती है। यानी ये एक ही बिरादरी के हैं, यानी एक ही कैटेगरी के हैं, यानी दोनों वर्णों में। पहले वर्णों जैसे हमने बताया ना, शब्द का पहला वर्ण अ या आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है अ या आए, तो दोनों मिलकर के बड़ा हो जाता है। इसी तरह से ई है, इसी तरह से उ है, उसी तरह से री है। तो नीचे की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि दीर्घ संधि में हमको यहाँ तक देखना है, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि दो सजातीय वर्णों के मेल से बने शब्द जो है दीर्घ होते हैं, यानी दो सजातीय जब वर्ण मिलते हैं तो ये बड़ा हो जाते हैं। ई या ई मिले तो दोनों बड़ी ई हो जाती है, उ या उ मिले दोनों बड़ा उ हो जाता है, री या री मिले तो वो री हो जाता है। यानी अ या आ मिलता है। इसका हम एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण में आप लोग देखिए, भोजन धन आलय, भोजन धन आलय, यहाँ पर अ छिपा हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्या, भोजन में जब न का उच्चारण करते हैं तो लास्ट में ऐसा लगता है कि अ का उच्चारण हो रहा है, यानी अ है यहाँ पे स्वर छिपा हुआ है, अ धन, यहाँ पे अ सामने है, आ बराबर क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। भोजन धन आलय बराबर भोजनालय, ये हो गया। इसी के
इसी के तरह से जो है ई या ई है, यहाँ पर भी आप लोग देखिए अ यहाँ पर है, यहाँ पर अ, दोनों एक ही सजात के हैं, तभी मिलकर के बड़ा आ हुए हैं। इसी तरह से ई का भी देख लीजिए, गिरिधन ईश, यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, गिरिधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश। यहाँ पे इसकी मात्राएं लग गई, बड़ी ई की मात्राएं लग गई, अर्थात यहाँ पे ई है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा लगी है तो छोटी ई है, प्लस यहाँ पे बड़ी ई है, बराबर बड़ी। कहने का मतलब ये है, चाहे आप बड़ी हो या छोटी हो या छोटी या बड़ी हो, दोनों जब मिलेंगे तो बड़ी होना ही होना है, क्योंकि ये एक ही जाति के हैं, ठीक है। इसलिए इस पे बड़ी ई की मात्रा लग गई, ये गिरीश हो गया, ठीक है। अब एक उदाहरण ऊ का भी देख लीजिए, भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। यहाँ पे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे ऊ यानी कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, मिल करके बड़ा ऊ हो गया। यहाँ पे बड़ा ऊ की जो है मात्रा लग गई, यानी भानुदय हो गया। तो इसी तरह से री का भी है, ठीक है। इसका री का भी एक उदाहरण देख लीजिए, पितृ धन ऋण बराबर पितृण, ठीक है। यहाँ पे भी जो है दोनों मिलकर के, यहाँ पे भी री है, यहाँ पे री मिलकर के जो है ये नीचे री बन गया है। तो इस तरह से स्वर संधि के 5 भेद हैं, पांचों भेद के हमने उदाहरण बता दिया है। और इसी तरह से है, और इसे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये दीर्घ संधि में सिर्फ इतना ही चलता है, यानी अ के बाद आ आए तो बड़ा आ हो जाता है, ई के बाद ई आए तो बड़ी ई हो जाती है, ऊ के बाद ऊ आए या छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी आए तो बड़ा ऊ हो जाता है, री के बाद री आए तो बड़ी जो है री हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दीर्घ संधि का बस एक ही इतना ही समझ लीजिए, जब भी आप दीर्घ संधि आप पढ़िए तो समझ जाइएगा कि जो अ से लेकर के री तक, अ आ ई उ री, इसी संबंध में चर्चा की जाएगी। और ये सजाती होनी चाहिए। जब भी शब्द का यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो, यानी और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अ हो, तभी होगा, या इसी तरह से ई हो या ई हो, ऊ या ऊ हो, तभी जा करके इसमें दीर्घ होगा। तो दीर्घ संधि का हमने उदाहरण बता दिया है, आप लोगों को पसंद आया होगा और हमें विश्वास है कि आप लोग जो है अच्छे से इसको देखेंगे। और आगे वाला वीडियो जो आगे हम इसको बनाएंगे जो है पार्ट जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके पहले वाला वीडियो वर्णों वाला जो है, वर्ण का जो है अच्छे से हमने बताया है, उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।